हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं एक रीजनिंग के टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। हम इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहाँ पर ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ओके, सो ये पहला वीडियो है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड रिलेशन। ओके, सो ब्लड रिलेशन इस प्लेलिस्ट का नाम होने जा रहा है। अगर हम हमारे बैंकिंग के बात करें तो रीजनिंग के पार्ट से ब्लड रिलेशन के ऊपर करीब करीब 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, एंड ये ब्लड रिलेशन ना सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अलॉन्ग विद डैट अगर आप और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तरफ देखें वहाँ पर तो लगता ही है। उसके साथ हमारा इस यूट्यूब चैनल का अलग और एक जो डोमेन है जहाँ पर हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी रीजनिंग का जो पार्ट होता है, जो पार्ट ए पे आपको दिखता है, उस पार्ट ए में भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पा सकते हैं क्योंकि CSIR नेट के क्वेश्चंस पे पेडिग्री प्रॉब्लम्स रहता है, राइट। और ब्लड रिलेशन कुछ कुछ तरह से पेडिग्री के साथ भी मैच होता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन एकदम देसी भाषा में बात करूँगा जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहली बात जो आपको जानना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना है कि ब्लड रिलेशन दो तरह का होता है। वन इज़ ओरिजिनल ब्लड रिलेशन, अनदर वन इज़ लोकल ब्लड रिलेशन। ओरिजिनल ब्लड रिलेशन हम किस किस रिलेशन को कहेंगे? जिसमें आपका ब्लड जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मदर के साथ हमारा डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होगा, इट इज़ ऑब्वियस। फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। ओके, बट कजिन, नेफ्यू ये वाला नहीं होगा। ओके, तब वो सब लोकल ब्लड रिलेशन होगा। ओके, सो persons who are directly connected to sorry persons who are directly connected with our blood, we can say that the relation between them and us are original blood relation. Okay, and except them all are local blood relation. ये हमारा कुछ कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है ब्लड रिलेशन आपको 3 तरह से मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ, वो 3 तरह का है। ट्री ब्लड रिलेशन जो आज हमारा टॉपिक है, इसके साथ आता है PBR जो है पाजल ब्लड रिलेशन, उसके साथ है CBR जिसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके, एक एक करके सब कुछ का बात करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं हमारा TBR के बारे में, दैट इज़ ट्री ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा जिस पैसेज में एक फैमिली के संबंध में लिखा होगा। ओके, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग डाटा बोल सकते हैं। ओके, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, उस डाटा की मदद से आप लोगों को एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैमिली ट्री आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसका आपको सही तरह से आंसर देना होगा। ट्री ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो है हम लोगों को फैमिली ट्री बनाना सीखना होगा, राइट। फैमिली ट्री बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है किस किस सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर फादर को डिनोट करना चाहते हैं और सन को डिनोट करना चाहते हैं और किसी भी मेल पर्सन को डिनोट करना चाहते हैं, देन आप लोग स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा बॉक्स साइन। ओके, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बॉक्स ही देना होगा नहीं तो आपको 0 मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग प्लस भी लगा सकते हैं, अब जो कुछ चाहे लगा सकते हैं। आप एक राजा का मुकुट भी लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब तो MCQ क्वेश्चन होता है, आप लोगों को बस सही से जवाब देना है। ओके, आप चाहे तो मेल के केस में आप जो कुछ चाहे लगा सकते हैं। अब एक इंसान बना दे, एक फेस बना सकते हैं जिसका बियर्ड होगा, ये भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। ओके, एंड मदर के केस में इन जनरल हम लोग जो यूज़ करते हैं और एनी टाइप ऑफ फीमेल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है सर्कल।
क्लियर। मैरिड कपल के क्षेत्र हम क्या यूज़ करेंगे? मैरिड कपल के केस में हम लोग यूज़ करते हैं दो इक्वल साइन, मतलब एक इक्वल साइन और कह सकते हैं कि दो हॉराइजेंटल लाइन। ओके, एंड हम लोग जब सेम जनरेशन के बारे में बात करेंगे तब हम एक हॉराइजेंटल लाइन देंगे। ओके, अनदर वन इज जनरेशन गैप। मान लो मैं बोल रहा हूँ ए इज़ द फादर ऑफ बी। ओके, सो मैंने यहाँ पर ए को लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर बी को बिठा दिया। ओके, सो इससे हम लोग जनरेशन गैप, इसका मतलब हमारे जनरेशन पे ऊपर कोई भी अगर हो और हमारे जनरेशन के नीचे अगर कोई हो, तो उन दोनों के केस में हम लोग जनरेशन गैप साइन का यूज़ करते हैं, जो है एक वर्टिकल लाइन। ओके, मैं जानता हूँ आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, और ये एकदम नॉर्मल है कि अगर जब तक मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा सो कुछ तरह किसी हद तक ऐसा होगा कि आप लोगों को एक रिलेशन बोल दिया जाएगा एक फैमिली के अंदर जो सारे मेंबर्स हैं उन लोगों के बीच में। ओके, सो चलिए अकॉर्डिंग टू दैट सिम्बल्स जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ए इज़ फादर ऑफ बी बोला गया है, सो ए इज़ फादर ऑफ बी, इतना तक क्लियर है? ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी आप लोगों को ए हु वाला वर्ड दिखे, जब भी आप लोगों को एक ए हु वाला वर्ड दिखे तो याद रखना हु के बगल में जो वर्ड होगा हु उसके लिए ही काम करता है। ओके, इसका मतलब हु के बगल में अगर बी रहा तो बी के लिए काम करेगा। ओके, और ये चीज़ सिर्फ 2% के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लो हु के पहले बी है, उसके पहले एक्स वाई जेड एल टी सब लगा हुआ है। ओके, हम यहाँ पर एक्स वाई जेड पर्सन बोल रहे हैं। ओके, सो फिर भी हु उसके बगल वाले में ही लगेगा। ओके, सो जो भी हो जाए, जितना भी पर्सन पहले रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हु के पहले जो पर्सन मेंशन्ड है उसके लिए हु काम करेगा। सो हम इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे ऐसे, हे ए इज़ फादर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। ओके, हु के जगह पर डायरेक्ट बी को पढ़ देंगे। ओके, सिमिलरली और एक केस बनता है जो होता है एंड का केस। क्या केस? एंड का केस। एंड के केस में क्या करेंगे, जिस पर्सन के बाद एंड लिखा है हम उस पर्सन को छोड़ देंगे। ओके, एंड उसके डायरेक्ट पहले जो इंसान के बारे में बोला गया है उसको पकड़ेंगे। ओके, एंड उसके लिए काम करेगा। सो एंड के पहले फर्स्ट जो पर्सन है वो सी है, सो सी के लिए एंड काम नहीं करेगा, इंस्टेड एम का एंड जो है वो काम करेगा बी के लिए। ओके, सो हम लोग इस पूरे सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, ए इज़ फादर ऑफ बी। ओके, नाउ बी इज़ ब्रदर ऑफ सी एंड मतलब बी इज़ ऑल्सो हस्बैंड ऑफ डी। ओके, ऐसे करेंगे। नाउ अगर आपने इसके बाद के क्वेश्चन को पढ़ा तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि P इज़ सिस्टर ऑफ Q, क्या बोला गया है, P इज़ सिस्टर ऑफ Q। अब आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि P इज़ सिस्टर ऑफ Q, इसको क्या आप इस प्लॉट में लगा सकते हैं कि नहीं सकते? मतलब P को आप इस पिक्चर में कहीं भी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, राइट। अगर ऐसा कुछ दिखा तो हम लोग उस लाइन को डायरेक्ट स्किप कर देंगे, क्योंकि इस तरह के रीजनिंग का एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर आपको बीच में ऐसा कोई लाइन जोड़ दिया गया जिसके साथ आपने पहले वाले इन्फॉर्मेशन को लेके जो प्लॉट बनाया है उसके साथ उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो रीजनिंग हमसे कहता है कि आप उस लाइन को स्किप कीजिए। ओके, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, जितना देर तक आप लोगों को इस प्लॉट से जुड़ा हुआ फर्दर इन्फॉर्मेशन ना मिले। ओके, ये भी तो हो सकता है कि उस फर्दर इन्फॉर्मेशन में कुछ एक ऐसा हो जिससे हम लोग स्किप किया लाइन को कनेक्ट कर सके।
ओके, सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो पी इज सिस्टर ऑफ क्यू हम लोग नहीं जोड़ सकते, स्किप. नाउ हु किसके लिए आएगा, क्यू के लिए आएगा. सो क्यू इज ब्रदर ऑफ आर. ओके, सो पी इज सिस्टर ऑफ क्यू एंड क्यू इज ब्रदर ऑफ आर. क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते. हु इज सिस्टर ऑफ एस, आप मुझे बताइए इस ए हु किसके लिए लगेगा, एकदम ठीक बोला आपने, आर के लिए लगेगा. सो आर इज सिस्टर ऑफ एस. ए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको भी स्किप. नाउ सी इज वाइफ ऑफ एस. ए बहुत अच्छा पॉइंट है. सो सी इज वाइफ ऑफ एस, इसका मतलब सी एक फीमेल जेंडर हो गया और एस हो गया उसका हस्बैंड. ओके, जब हमें एस मिल गया सो हम लोग ए बोल सकते हैं कि आर क्या था, आर था एस का सिस्टर. सो मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, मैं बना दिया है आपके लिए. सो आर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा. ओके, इतना तक तो मैंने बनाया था. सो आर को यहाँ पे लगा दूंगा. एंड यहाँ पर सिस्टर की बात जब कर रहा है तो हम लोग एक लाइन से इसको डिनोट करेंगे. ओके, सो जो हमने किया. नाउ अब हमको देखना पड़ेगा कि P इज सिस्टर ऑफ Q एंड Q इज ब्रदर ऑफ R. सो Q का ब्रदर भी बना दिया R का, कोई दिक्कत नहीं. नाउ P इज सिस्टर ऑफ Q, सो इसको भी जोड़ दो. सो बात ख़त्म, आपका पजल का आंसर आ गया, आपका डायग्राम तैयार है. ओके, अब इस डायग्राम के बेस में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है. मान लीजिए आपको बोला गया हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन दैट फैमिली. सो आपको क्या आंसर देना होगा कि भाई यहाँ पर 4 मेल मेंबर्स प्रेजेंट है. ओके, ए बी एस एंड क्यू. इसके बाद आपको अगर पूछा गया कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, सो आपका आंसर होगा 4, बी सी आर एंड पी. राइट. इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा चीज़, अगर आपको पूछा गया हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली, तो आपका आंसर क्या होगा. क्या आप 3 सोच रहे हैं, 3 सोच रहे हैं ना. सो लॉक कर दो, 3 को लॉक किया. सो आप लोगों का आंसर एकदम गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि ए का जो वाइफ होगा इसके बारे में क्वेश्चंस पे कुछ भी डाटा मौजूद नहीं है. ओके, ऑल्दो क्वेश्चंस का सेंस जो है वो यही हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि ए भी मैरिड होगा. ओके, पर एज यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन है, सो हम लोग इस चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे. ओके ओके, समझ आया. सो यहाँ पर हाउ मेनी मैरिड कपल्स इन द फैमिली अगर मैंने बोला तो आपको 2 लिखना पड़ेगा. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर. सो चलो देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ. सो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके. ओके, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी. ओके, उसके बाद तो मैं प्रेजेंट हुई आपके लिए, आपको आंसर को अच्छे से समझाने के लिए. ओके, तो ट्राई करो. कर लिया. सो चलो. सो क्या बोल रहा है, A B C D E F, there are 6 members in the family. बहुत अच्छी बात है. सो A किसका सन है, A इज सन ऑफ C. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C A. राइट. नाउ एंड E. सो A एंड किसके लिए काम कर रहा होगा. सो A एंड यहाँ पर 2 सेंटेंस को जुड़ रहा है. सो इस एंड के लिए लेकर हम लोग ज़्यादा बोदर्ड नहीं हो गए. ओके, सो नाउ A इज सन ऑफ C एंड E इज डॉटर ऑफ A. देख ले आओ कि 2 सेंटेंस को बस जोड़ने का काम कर रहा है. ओके, नाउ E इज डॉटर ऑफ A. E क्या है, E डॉटर है A का. फिर भी अगर तुम एंड को लगाना चाहते हो तो मैंने बोला था कि उसके एंड के जस्ट पहले जो पर्सन के बारे में बोला गया है मैं उसको स्किप करूँगा, उसके पहले जो है उसको पकड़ूंगा. फिर भी एक ही बात कर रहा है. राइट, कि ए का जो डॉटर है वो ई है. सो लिख दो ई डॉटर है, ई इज़ द डॉटर ऑफ ए. क्लियर. नाउ डी इज़ डॉटर ऑफ एफ. कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम डी एंड एफ को इस प्लॉट के साथ कनेक्ट कर सके, तो हम इसको स्किप करेंगे. नाउ हु इज़ मदर ऑफ ई. हु किसके लिए काम करेगा, एफ के लिए काम करेगा. सो एफ इज़ द मदर ऑफ ई.
राइट। अगर इफ मदर है ई का, सो इसका मतलब इफ ए का वाइफ होगी ना। सो इससे हम लोग इस चीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि डी जो है ए का डॉटर भी होगा, ओके, और ई और डी आपस में बहन होगी, राइट। नाउ बी एंड सी आर मैरिड कपल्स, ओके। सो सी का तो जेंडर बहुत डिफाइन है, सी का जेंडर डिफाइंड है, ए इज सन ऑफ सी, नो सॉरी, ए सी का जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ओके। क्यों नहीं डिफाइंड है बोल रहा हूँ, देखो जरा, सो सी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है क्योंकि ए इज सन ऑफ सी बताया गया है, इस लाइन से ए का जेंडर डिफाइंड हो रहा है, ओके। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से, एक नहीं दो चीज़, वन है आपके फैमिली ट्री के ऊपर जो जो मेंबर है उस लोगों का जेंडर को डिफाइन करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। मतलब आपका पर्सन जो है उस फैमिली पे वो मेल है कि फीमेल है, आप लोगों को अच्छे से देखना होगा। अगर कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं देना है, ओके। सिमिलरली और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन, दैट इज़ जेनरेशन गैप, ओके। इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ओके। जेनरेशन गैप मतलब आप लोग जल्दबाजी में पढ़ने के लिए आप इनको ई का पेरेंट्स नहीं बना सकते, राइट, बना नहीं सकते। सो आपको ये दोनों चीज़ में बहुत ध्यान रखना होगा, ओके। नाउ बी एंड सी हम लोगों को मैरिड कपल बोला गया है, सो चलो कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री, ओके। नाउ बोल रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन ए फैमिली, ओके। तो कितना होगा। सो अब आप मुझे बोलेंगे कि तुमने तो बताया था कि जितना टुक आपको पूरा क्वेश्चन में बताया गया है तुम उस चीज़ को ही कंसिडर करोगे, उसके बाद का कुछ भी नहीं, राइट। सो सी एंड बी के बारे में तो जेंडर का कोई गारंटी नहीं दिया नहीं गया ना। सो वन का आंसर मेरे पहले जो एक्सप्लेनेशन था उसके अकॉर्डिंग तो वन होता, ओके। सिमिलरली हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, मेरे पहले एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होता, 3 होता, ओके। पर मैं आपको बोलूँ कि उन दोनों का आंसर होगा 2 और 4। क्यों? क्योंकि सी एंड बी आपस में तो मैरिड कपल है ना। सो इन दोनों में एक मेल एंड एक फीमेल होगा, ये तो वन ऑफ द मोस्ट श्योर है, ओके। एंड पहले वाला जो मैंने केस आपके लिए पकड़ा था उसमें क्या बताया गया था, ज़रा पढ़ो। उसमें ये चीज़ श्योर नहीं था कि इसकी बीबी है बी नहीं है, राइट। क्या श्योर नहीं था कि ए की बीबी है भी और नहीं भी, राइट। ये भी तो हो सकता है कि ए की जो बीबी थी वो अनफॉर्चुनेटली मर चुकी है, हो ही सकता है। सो क्वेश्चन का जो सेंस है वो ये चीज़ को अकम्प्लिश नहीं करता, और मैं क्या बोलूँ, वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं करता कि ए की कोई बीबी है भी और नहीं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर पा रहे, ओके। बट अगर इस वाले फैमिली ट्री में अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ तो सेटिस्फाइड है कि आइदर सी और बी मेल और फीमेल होगी, ओके। अगर बी मेल हुआ देन सी फीमेल, अगर सी मेल हुआ देन बी फीमेल, राइट। सो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में एक को मेल के रूप में काउंट करेंगे और एक में फीमेल के रूप में काउंट करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट हमारा आंसर 2 और 4 हो जाएगा, ओके। पर अगर आपको बोला जाए कि लेट्स से ई का जो जेंडर है लेट्स से डिफाइन नहीं है, ओके। आप लोगों को जस्ट बोला गया कि ए इज़ द फादर ऑफ ई, ओके। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आपको लिखना होगा कि नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल बोथ आर अनडिफाइंड, ओके। क्योंकि एकमात्र मैरिज साइन का ही ये पावर है जो आप लोगों के लिए जेंडर को डिफाइन कर सकता है। एक पावर इस मैरिज साइन का हम लोग देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन पे, ओके। सो फिलहाल
ई के लिए ऐसा कोई क्लू मौजूद नहीं है जिससे हम ई का जेंडर डिफाइन कर सकें। एंड एज ए रिजल्ट अगर मैं बोलूँ कि ई का जेंडर डिफाइन नहीं है, और अंडर टेकिंग दैट पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताइए हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन ए फैमिली एंड हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, इन बोथ द केसेस आपका जो आंसर आएगा वो कैन नॉट बी डिफाइंड आएगा। ओके, क्लियर हुआ आपको? सो दैट इज़ द आइडिया। ओके, नाउ सो चलिए आपके लिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। हो गया ना? सो जल्दी। सो एल इज़ फादर ऑफ पी, एल इज़ फादर ऑफ पी, हु इज़ फादर ऑफ एस। सो हु किसके लिए काम कर रहा है? पी के लिए। सो पी इज़ फादर ऑफ एस। ये देखिए इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, हम लोग इस प्लॉट में एम एंड आर को नहीं जगह दे सकते। एंड आर इज़ सन ऑफ ओ, राइट। एन इज़ पेरेंटल अंकल ऑफ आर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बाप का भाई को बोलना है तब हम लोग पेरेंटल अंकल का यूज़ करते हैं। अगर बाप की बहन को बोलना है तो हम लोग यूज़ करेंगे पेरेंटल आंट, राइट। सिमिलरली अगर माँ की भाई को बोलना है तो हम लोग यूज़ करेंगे मैटरनल अंकल, एंड अगर माँ की बहन को बोलना है देन हम लोग यूज़ करेंगे मैटरनल आंट। ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। मैं आशा रखूँगा आप लोग मुझको हेल्प करेंगे इस चीज़ को और भी इम्प्रूव करने के लिए। सो फिलहाल एन इज़ पेरेंटल अंकल ऑफ आर, इसका मतलब आर के पापा के साथ इनका भाई का रिलेशन होगा। सो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नाउ आर इज़ ब्रदर ऑफ एस। ओके, सो ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट के साथ हम लोग प्लॉट में और भी एलिमेंट ला पा रहे हैं। ओके, नाउ एन इज़ पेरेंटल अंकल ऑफ आर, इसका मतलब पी का जो भाई है वो एन है। क्लियर? नाउ एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, सो एम आर का ग्रैंड मदर है, इसका मतलब एम एल की बीवी होगी, राइट। नाउ हु इज़ सन ऑफ, एंड आर इज़ सन ऑफ ओ, क्योंकि हु किसके लिए आएगा? आर के लिए आएगा, राइट। सो आर इज सन ऑफ हुम? ओ। सो ओ क्या होगा? ओ होगा पी की वाइफ, राइट। सो बात ख़त्म। ये है आपका पेडिग्री मैं क्यों बोले जा रहा हूँ, आपका फैमिली ट्री। ओके, सो हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, क्या होगा? यस, ऑब्वियसली कैन नॉट डिफाइंड, क्योंकि एस का यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है। एस मेल है या फीमेल है हम लोग नहीं बता सकते, राइट। और एस के साथ किसी का भी मैरिज नहीं हुआ जिससे हम लोग ये कन्फर्म कर सके कि एस अगर आइदर ए फीमेल है और ए मेल है। ओके, सिमिलरली हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, वो भी कैन नॉट बी डिफाइंड होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर मौजूद नहीं है। ओके, पर मान लीजिए इन दोनों का जेंडर मौजूद नहीं होता तो हमको क्या हाउ मेनी मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स बोलने पे कोई दिक्कत होती? एकदम नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए एस मेल है तो हम लोग बोलते नंबर ऑफ मेल होगा 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स होगा 1 2, क्योंकि इन दोनों में एक मेल और एक फीमेल होगा, ये तो कंफर्म बात है, राइट। सो दैट इज़ द आइडिया। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ए रहा, जल्दी हो गया? मैं करूँ? चलो। सो नाउ ए क्या है? ए है फादर ऑफ सी। सो चलो बहुत अच्छी बात है। एंड डी, ओके, सी एंड ई आर मैरिड कपल्स। चलो सी का मैरिज हो गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ दे हैव 2 daughters एच एंड आई। वाओ, व्हाट अ गुड थिंग। नाउ सी इज ब्रदर ऑफ डी। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सी को अगर हमने ब्रदर मान लिया, इसका मतलब सी को हमने मेल मान लिया तो ई फीमेल होगी। नाउ जी इज सिस्टर ऑफ एफ। चलो प्रॉब्लम शुरू। सो जी ऑफ सिस्टर ऑफ एफ, इस चीज़ को तो हम प्लॉट में जगह नहीं दे सकते तो इसको स्किप। हु इज़ डॉटर ऑफ पी, इसको भी हम लोग जगह नहीं दे सकते, स्किप। हु इज़ मदर ऑफ आर, नहीं दे सकते, भाग जाओ। बी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एफ। हु इज़ वाइफ ऑफ डी। सो एफ होगी डी की वाइफ। सो डी तो लड़का हो गया,
एंड एफ हो गया वाइफ। क्लियर। नाउ बोल रहा है बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। ओके, इसका मतलब क्या, बी अगर एफ का मदर इन लॉ है, इसका मतलब बी डी का मॉम होगी, इसका मतलब ए का वाइफ होगी, राइट। नाउ पी इज सिस्टर ऑफ आर, क्या हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। नाउ जी इज सिस्टर ऑफ एफ, ये तो हम लोग आराम से जोड़ लेंगे, जी इज सिस्टर ऑफ एफ। हु इज डॉटर ऑफ पी, इसका मतलब जी एंड एफ की जो माँ होगी वो पी होगी। ओके, एंड पी इज मदर ऑफ आर। चलो बात खत्म। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। चलो, सो यही आपका पेडिग्री होगा। सॉरी, मैं इतना पेडिग्री क्यों बोल रहा था, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आपका फैमिली ट्री होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आपको आपका जो आंसर है वो मैच हुआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो ये आपका आंसर है। सो अब इसके बेसिस पे मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ई एंड एफ। सो ई एंड एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा। सो ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ होगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि ई सी की पत्नी है। ऑन दैट स्टैंड पॉइंट डी के साथ ई का क्या रिलेशन होगा, सिस्टर इन लॉ वाला, राइट। ई सिस्टर इन लॉ होगा डी का, राइट। एंड डी की जो पत्नी है वो एफ है। ऑन दैट स्टैंड पॉइंट ई एंड एफ आपस में सिस्टर इन लॉ होगा, राइट। नाउ हाउ डी इज रिलेटेड टू एच। सो डी ए वाला है, एच। सो इसमें इस चीज़ में एक चीज़ याद रखेंगे कि डी एज इज रिलेटेड टू एच, ए वाला जब क्वेश्चन आएगा सो हम डी के स्टैंड पॉइंट से सोचने की कोशिश करेंगे। ओके, इसका मतलब यहाँ पर हमको लिखना होगा कि डी इज़ द अंकल ऑफ एच। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता कि हाउ एच इज़ रिलेटेड टू डी, तब आपको लिखना होगा कि एच इज़ द नीस ऑफ डी। ओके, क्लियर होगा बात। नाउ हाउ डी इज़ रिलेटेड टू पी। तो डी क्या है, पी का सन इन लॉ होगा ना, राइट, क्योंकि पी की जो डॉटर एफ है उसके साथ ही डी का मैरिज हुआ है। ओके, क्लियर हो गया ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। सो ये आपके लिए आपका पहला वीडियो है जो जिसमें हम लोग ने बात किया ट्री ब्लड रिलेशन के बारे में। ओके, ऑल्दो हमारा जो डिस्कशन है ट्री ब्लड रिलेशन के बारे में इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, हम लोग आगे भी बहुत सारे ट्री ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हो मैं उसको भी बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। सो पढ़ते रहिए और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय।